Online students, check your audio and video. देना आगे पढ़ेंगे हम लोग। पिछले क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़े थे, आवाज आ रही है कुछ? म्यूट कर लो अपने आप को, मैं ही कर दे रहा हूँ। चेक ऑडियो वीडियो। श्रद्धा, अनुष्का, श्रेयस। देना पिछले क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर मेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब उसी के अंदर वी विल कंटिन्यू एंड रीड मेरिट्स या एडवांटेजेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इजी पॉइंट है मेरिट्स डिमेरिट्स। बहुत हद तक जो है फीचर्स के साथ बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम भी है। तो अगर हम फीचर्स ठीक से सुने पढ़े हैं तो मेरिट्स डिमेरिट्स इजी लगेगा। ठीक है, देखना सबसे पहला इजी टू फॉर्म। कोई भी पार्टनरशिप को ओपन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड भी बनाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, हम चाहें तो बना सकते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बताया था क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है। तो उसको भी बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू फॉर्म। कोई भी चाहे तो उसको कभी भी पार्टनरशिप जो है वो ओपन कर सकता है। सिर्फ दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे और मिलके अगर वो बिजनेस कर रहे हैं देन दे कैन इजीली ओपन अ पार्टनरशिप, राइट। तो पहला पॉइंट, देयर इज नो लीगल formalities. It is very easy to form a partnership firm as no legal formalities are required to be completed. Even registration is not compulsory. रजिस्ट्रेशन भी उसका कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। हम चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम चाहें तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते। क्लियर है इतना? पहला पॉइंट। सेकंड, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सारा चीज जो है एक ही पर्सन करता है, सारा डिसीजंस एक ही पर्सन लेता है, और ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है हर चीज में अच्छा ना हो, राइट। बट पार्टनरशिप के अंदर वी कैन डिवाइड द वर्क। हम आपस में काम को डिवाइड कर सकते हैं, और जो पर्सन जिस काम में अच्छा है उसको वो चीज संभालने को मिलेगा, उसको वो चीज से रिलेटेड डिसीजंस लेने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा? डिसीजन मेकिंग जो है बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा डिसीजंस होगा। तुम खुद सोचो कि अगर मैं ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, वो ठीक रहेगा कि मैं जिसमें अच्छा हूं मैं वही पढ़ाऊं, जो जिसमें अच्छा उसको वो सब्जेक्ट दिया जाए? जो जिसमें अच्छा उसको वो दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था? सारा चीज मैं अकेला कर रहा हूँ, सारा डिसीजंस मैं अकेले ले रहा हूँ। मार्केटिंग भी मैं देखता हूँ, प्रोडक्शन भी मैं देख रहा हूँ, फाइनेंस भी मैं देख रहा हूँ, कस्टमर्स का रिव्यू भी मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैं एक दो चीज में अच्छा हूँ, मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, फाइनेंस में अच्छा हूँ, हो सकता है कि मैं प्रोडक्शन में अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है मैं कस्टमर्स का रिव्यू फीडबैक लेने में अच्छा नहीं हूँ। तो वो जो काम जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको वो काम देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप में वो चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है, काम डिवाइड हो रहा है बिटवीन द वर्कर्स, बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम एलोकेट हो रहा है, राइट। देखना द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली काम को वो डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड नॉलेज, द डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? एक्सपर्ट होना, कोई काम में परफेक्ट होना, इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं अकाउंट्स भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सब पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा भी दूंगा मैं। लेकिन किसी में एक्सपर्ट नहीं रहूंगा, किसी में परफेक्ट नहीं रहूंगा।
पढ़ा देता हूँ, सारा चीज आता है, सब पढ़ा देता हूँ, बट किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं एक या दो चीज को करूँ बस और बाकी चीजों को छोड़ दूँ, तो उससे क्या होगा, मैं उन चीजों में एक्सपर्ट बनूंगा, राइट। तो अगर मैं अकाउंट्स अच्छे से जान रहा हूँ, बीएसटी अच्छे से जान रहा हूँ, इसका रीजन यही है, बस एक ही रीजन है इसका कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, और कोई भी रीजन नहीं है। अब जैसे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप या एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, आज से मैं 20 बार पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप समझ रहे हो, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक बार, एक बैच में 2 बार कम से कम पढ़ाते हैं, तो 20 बार मैं आज तक पढ़ाया हूँ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो फिर मेरे लिए क्या एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाना। फिर मुझे अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने दे दिया जाए, बोले बता डिमांड बता, व्हाट इज डिमांड, यही चल रहा है, डिमांड चल रहा है अभी, तो हो सकता है मैं नहीं बता पाऊँ। रीज़न क्या है, ऐसा नहीं कि मुझे डिमांड नहीं पता, लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं हूं मैं डिमांड के टॉपिक पे, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ, वो काम नहीं करता हूँ, वो चीज़ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है जब एक ही पार्टनर एक ही काम करेगा तो उस काम में वो क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, बात नहीं करो पीछे, पॉइंट नंबर थर्ड, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब मनी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन सारा पैसा लगा रहा है, तो लिमिटेड पैसा है उसके पास, जितना पैसा उतना लगा पाएगा मैक्सिमम। बट जब 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तब क्या होगा, ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक सोल प्रोप्राइटर है तो एक अकेला पर्सन कितना पैसा लगा पाएगा, जितना मैक्सिमम उसका लिमिट है उतना ही लगा पाएगा, जितना रखा होगा वो। बट जब 40 लोग होंगे तो ऑब्वियस सा बात है 40 लोग मिलकर ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे, राइट। तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब लार्जर कैपिटल, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो पाएगा बिजनेस में, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, राइट। देखना, इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। सारे पार्टनर जो है कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं एज कैपिटल। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एचयूएफ, ठीक है। तो एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है इनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है पैसा, मनी। तो इनके पास ज्यादा पैसा रहता है एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप। क्लियर है ये। देना नेक्स्ट, रिस्क शेयरिंग। रिस्क का मतलब मैं बताया था, रिस्क का मतलब क्या है, चांसेस ऑफ लॉस, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था, अकेला पर्सन सारा रिस्क ले रहा है, जो लॉस होगा उसका अकेले का होगा। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप रिस्क जो है वो सबके बीच में डिवाइड होगा, तो सारे पार्टनर्स रिस्क शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। अगर मैं अकेला हूं तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि लॉस हो गया तो सारा रिस्क मुझे, सारा लॉस मुझे ही सहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ज्यादा बड़ा रिस्की बिजनेस भी कर पाएंगे, क्योंकि लॉस हो भी गया तो 20 लोगों में डिवाइड होगा, तो मेरा हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा लॉस का, राइट। वही लिखा है, इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स पार्टनर टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट्स। तो ज्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट्स है हम लोग मिलकर कर सकेंगे, राइट। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम अकेले हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिस्की काम नहीं कर पाएंगे, जो लॉस होगा हमारा होगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग हैं हम थोड़ा रिस्की काम कर सकेंगे, क्योंकि फंसेंगे तो सब फंसेंगे, है ना। होता है कि ना, स्कूल में भी अकेले को बोले ये बनवासी कर तो नहीं, रहने देते, क्योंकि फंसूंगा तो मैं अकेले फंसूंगा। लेकिन जब 15-20 हैं साथ में तो फिर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके गाली सुन लेंगे, है ना। तो जब बहुत सारे लोग हैं तो हमारा हिम्मत ज़्यादा होगा रिस्कियर काम करने में। लेकिन जब हम अकेले हैं तो हम उसको करने से डरेंगे, राइट। सिमिलरली एक सोल प्रोप्राइटर जब अकेला बिजनेस कर रहा है तो वो रिस्की चीज़ें करने में डरेगा। कोई भी बिजनेस में रिस्क होगा तो वो काम को वो करने को अवॉइड करेगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलके होंगे पार्टनरशिप में
तो वो लोग थोड़ा रिस्की बिजनेस, रिस्की प्रोजेक्ट्स भी कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सीक्रेसी। यहाँ पे भी सीक्रेसी मेंटेन होगा। मैं बताया था सीक्रेसी का मतलब क्या था, कि उन लोगों को अपना डिटेल जो है वेबसाइट्स में पब्लिश करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि जैसे रिलायंस है, तो आज रिलायंस का अगर प्रॉफिट जानना है तो रिलायंस के वेबसाइट में जाके रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस जान सकते हैं। लेकिन अगर तुमको उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का प्रॉफिट लॉस जानना है तो वो कहीं अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग कंपनी है, उनको गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दिया है पब्लिश द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पब्लिश द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है उनको अपना वही खाता जो है सबको बताना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना रुपए का एसेट है, इतना का लाइबिलिटी है, इतना सेल्स हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, सब बताना पड़ेगा पब्लिकली, ओपन सबको बताना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को ये सब बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आज मैं अकेले अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ या हम 2-4 लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, तो हम कितना पैसा कमा रहे हैं ये सबको बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में यही चीज, कंपनी कितना पैसा कमा रहा है, कंपनी को ओपनली सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है? तो आज अगर हम रिलायंस का, टाटा का, अडानी का, किसी का भी प्रॉफिट लॉस जानना चाहें तो हम उनके वेबसाइट में जा सकते हैं और इन डिटेल हमको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। क्लियर? बट आज अगर हम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का या किसी पार्टनरशिप का प्रॉफिट लॉस जानना चाहें तो वो चीज हमको नहीं पता चलेगा। क्लियर है ये? तो वही बोला है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी है, मतलब हम जो भी हमारे बिजनेस में कर रहे हैं वो सीक्रेट है, ओपनली सबको पता नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी के केस में ये सीक्रेसी नहीं है। रीजन ये है कि जो कंपनी है वो पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस कर रहा है। ठीक है? आज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं अकेला मेरा बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं मेरा पैसा लगाया हूं, मैं मेरे पैसे से जो भी कर रहा हूं किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है? आज हम सोचो 3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, मैं, विनीत और कृष्णा, तो हम तीनों मिलके पैसा लगाए हैं, हम तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बाकियों को हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन कंपनी क्या करता है, कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है। आज जैसे रिलायंस है, रिलायंस का शेयर मार्केट में अवेलेबल है, आज मैं भी रिलायंस का शेयर्स खरीद रखा हूं, तो रिलायंस अपना बिजनेस चलाने के लिए मेरे से पैसा लिया है। रिलायंस, तुम्हारे पापा या तुम लोग भी कोई शेयर वेयर खरीदे होगे किसी कंपनी का, पार्टनर नहीं हुआ, शेयर होल्डर हुआ। ठीक है? बताता हूँ, रुको। तो मैं रिलायंस का शेयर्स खरीदा हूँ। ठीक है? तो रिलायंस मेरे से पैसा मांग रहा है बिजनेस करने के लिए, सोचो कितना कमी हो गया रिलायंस को पैसा का, मेरे से पैसा मांग रहा है। सच है ये? 1200-1800 रुपए का शेयर है। ठीक है? मैं 10 तो शेयर सपोज खरीद लिया, तो मैं 18,000 रुपये रिलायंस में इन्वेस्ट किया हूँ। ठीक है? मैं रिलायंस में 18,000 का शेयर्स खरीदा हूँ। तो ये बात, रिलायंस जब मेरे से पैसा ले रहा है तो लॉ ये मैंडेटरी करता है कि जब तुम अमन से पैसा लिए हो तो बताओ अमन को कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ तुम्हारे बिजनेस में। समझ में आ रहा है? लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप किसी से पैसा नहीं मांगा था, या पार्टनर लोग किसी से पैसा नहीं मांगे थे। हम जब किसी से पैसा ही नहीं मांगे, हम अपना इंफॉर्मेशन लोगों को क्यों बताएं? लेकिन कंपनी लोगों से पैसा मांगा है, तो जब लोगों से पैसा मांग के बिजनेस कर रहे हो तो उन लोगों को बताओ कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? आज रिलायंस अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो मैं डिसाइड कर सकूंगा कि रिलायंस में और थोड़ा पैसा लगाना चाहिए मुझे। लेकिन रिलायंस डूब रहा है, दिख रहा है मुझे, तो मैं पैसा लगाना अवॉइड करूंगा। तो मैं कैसे डिसीजन लूं कि रिलायंस में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं? जब तक मुझे रिलायंस का प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलेगा, रिलायंस का पोजीशन नहीं पता चलेगा कि क्या कर रहा है रिलायंस, तब तक मैं डिसाइड नहीं कर सकूंगा कि रिलायंस में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो ये डिसाइड करने के लिए कंपनी को अपना जो प्रॉफिट लॉस है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रॉफिट में नहीं चले जाएगा, उसका शेयर सारा बिक जाएगा। ठीक है? और कोई और उसका मालिक बन गया। लेकिन प्रॉफिट में आने के लिए तो हमको सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई नया पर्सन आया, जरूरी नहीं है कि सेल्स बढ़े, हो सकता है सेल्स बढ़े, अगर उसमें वो टैलेंट होगा, स्किल्स होगा जिससे वो सेल्स को बढ़ा सके तो बढ़ेगा, हो सकता है ना भी बढ़े।
तो डिपेंड करता है कि क्या पता प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो तो अभी भी पता नहीं है, राइट। क्लियर है ये सीक्रेसी। तो कंपनी को क्यों बताना पड़ रहा है प्रॉफिट लॉस? कंपनी लोगों से पैसा मांग रहा है, तो जब लोगों से पैसा मांगे हो, लोगों का पैसा से बिजनेस कर रहे हो, तो लोगों को बताओ फिर कितना कमा रहे हो, राइट। लेकिन सोल प्रोप्राइटर किसी से पैसा नहीं मांगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी खोला, मैं मांगने गया किसी से पैसा नहीं, तो मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रहा हूँ। क्लियर है। पार्टनरशिप में हम किसी से पैसा मांगने नहीं गए, हम 3-4 मिल के पैसा लगा के बिजनेस किए, तो हम जब पब्लिक से पैसा ही नहीं मांगे तो हम क्यों बताएं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ सीक्रेसी मेंटेन हो पाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। देखा, द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ओपनली वेबसाइट में पब्लिश करना जरूरी नहीं है। देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन रिमेन सीक्रेट। तो पार्टनरशिप में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सीक्रेसी मेंटेन हो सकता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट। तो सारा काम पार्टनर संभालते हैं, मालिक अपना इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, तो देयर इज वेरी लेस चांस या नो चांस कि यहाँ का सीक्रेट्स जो है वो रिवील होगा। क्लियर है। तो ये सीक्रेसी दोनों में है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये सीक्रेसी है और पार्टनरशिप में भी ये सीक्रेसी है, लेकिन यही सीक्रेसी मिसिंग है इन केस ऑफ अ कंपनी। कंपनी में ये मिसिंग होगा। क्लियर है। आज अगर मैं जानना चाहूँ कि रिलायंस कितना रुपए का सेल किया है पिछले साल, तो मुझे अभी गूगल में सर्च करो, 2 मिनट में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बिल्कुल, वो डिमेरिट होगा सीक्रेसी उसका, है ना। नेक्स्ट, डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ये हम ऑलरेडी पढ़े थे, याद होगा। पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था कि पार्टनर्स लोगों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मीनिंग में बताया था, अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर, पर्सनल संपत्ति बेचकर बिजनेस का लोन को चुकाना पड़ेगा। क्लियर। देखना, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है, दैट इज अनलिमिटेड। इन केस ऑफ लॉस, द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लूज देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी, पढ़े अकाउंट्स में क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर बिजनेस का संपत्ति पूरा नहीं पड़ा लोन को चुकाने के लिए, तो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, लेकिन एडवांटेजेस में भी था, यू कैन सी लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस में लिमिटेड रिसोर्सेस। लॉजिक क्या है इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा है। वो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक अकेला आदमी है, उससे तो ज्यादा ही है, 2 या 4, 5, 10, 20, 40 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसा लगा पाएंगे, तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस तो है, पर उतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 50 का, पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। नंबर ऑफ पार्टनर्स का लिमिट है मैक्सिमम 50, मतलब 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 50 लोग आ गए, अपना अपना पैसा लगा दिए, 1-1 करोड़ रुपया, 50 करोड़ हो गया। अब उसके बाद क्या, अब पैसा चाहिए तो क्या करें, अब कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी में लिमिट नहीं है, कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। आज जैसे रिलायंस है, रिलायंस में करोड़ों लोग रिलायंस के शेयर होल्डर। आज इंडिया में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 15 करोड़ लोग रिलायंस का शेयर खरीद रखे होंगे, तो 15 करोड़ मालिक हैं रिलायंस के। समझ में आ रहा है। क्लियर है ये। तो वहां पे अनलिमिटेड है, कहाँ पे, कंपनी में। तो थोड़ा न्यू बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है, थोड़ा ग्रो हो रहा है तो पार्टनरशिप तक ठीक है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फिर वी हैव टू गो इनटू द कंपनी, वो कंपनी तक जाना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे जोमैटो, स्विगी स्टार्टेड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, लेटर कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप, नाउ इज अ कंपनी, अब वो कंपनी है। समझ में आ रहा है। स्टार्ट हुआ था अकेले,
या 2-4 लोग मिलके, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में शुरू किए थे उसको, और आज कंपनी इतना बड़ा हो चुका है कि आज वो क्या बन गया है, आज वो जोमेटो क्या है, कंपनी बन गया है। क्लियर है ये? तो लिमिटेड रिसोर्सेस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 50 ही लोग हैं, मैक्सिमम मेंबर का लिमिट है 50 का। तो अगर 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते तो अमाउंट ऑफ जो मनी होगा लिमिट हो जाएगा, 50 लोग जितना लगा पाएंगे दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा पैसा और इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखना, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर। कितना का रेस्ट्रिक्शन है? 50 का, 50 का। ठीक है, and hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for large scale enterprise। बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए पार्टनरशिप भी आइडियल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 50 ही लोग हो सकते हैं इसमें ओनर। तो 50 लोग मिलके कितना ही पैसा लगा लेंगे, एक लिमिट ही है, उससे ज्यादा फिर नहीं हो पाएगा, राइट। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट हो सकता है इन पार्टनरशिप ऑल्सो, राइट, मोर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप बट नॉट सफिशिएंट, फिर भी सफिशिएंट नहीं है अभी भी। तो फिर हमको नेक्स्ट फॉर्म ऑफ में कंपनी बिजनेस में जाना पड़ेगा, दैट इज कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा होने का चांसेस है। सिंपल सा बात है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ा होने का चांसेस है, क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग अलग फैमिली से आया है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग मेंटालिटी है, और सबका मेंटालिटी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। वो तो नॉर्मल सा लाइफ का प्रिंसिपल है, हम सबके साथ दोस्त नहीं बन पाएंगे, राइट। हम किसी 2-3 के साथ अच्छा दोस्ती रहेगा तो बाकियों के साथ नहीं भी रहेगा, लेकिन बाकी 2-3 का उनका रहेगा, हमारा उनके साथ नहीं रहेगा। दिस इज नॉर्मल, राइट, क्योंकि सबका सबके साथ मेंटालिटी जो है वो मैच नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी पार्टनर्स लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है, अगर उनके बीच में डिफरेंट मेंटालिटी हो, डिफरेंट व्यू पॉइंट हो, और कोई भी किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब रिजिड है। रिजिड का मतलब किसी और का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो वहां पे चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, राइट। अब 2 लोग हैं, अब दोनों अपने अपने बात पे अड़े रहेंगे तो वहां झगड़ा होगा, चांसेस हाई होगा। बट अगर एक पर्सन तो कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वहां झगड़ा रिजॉल्व हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, राइट। तो पार्टनरशिप के केस में अगर पार्टनर्स रिजिड एटीट्यूड दिखाएंगे, दूसरों का बात नहीं सुनेंगे, जो वो बोल रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे खाली, तो उससे चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर? देखना, द पार्टनर्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग फैमिली से आते हैं। आज हम कैसे हैं, देखो सिंपल सा बात है, आज हम कैसे हैं बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम बचपन से घर में क्या देखते हुए आए हैं, क्या सीखते हुए आए हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर्स। हम आज जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दैट इज मोर और लेस हम बचपन से क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, उसके ऊपर है, राइट। तो जब पार्टनर लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, तो उनका मेंटालिटी भी अलग अलग हो सकता है, राइट। Therefore, they have a difference of opinion. ओपिनियन अलग अलग हो सकता है उनका, एक चीज किसी को सही लगे तो वो चीज दूसरों को गलत भी लग सकता है, राइट। ए पार्टनर्स अडॉप्ट ए रिजिड एटीट्यूड, मतलब दूसरों का ना सुनने वाला एटीट्यूड अगर अपनाएंगे पार्टनर्स, देन इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द पार्टनर्स। क्लियर है? तो पार्टनरशिप में झगड़ा होने का चांसेस है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें भी कॉन्टिन्यूटी जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी भी एक पर्सन का डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ, या कोई भी एक पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ, तो पार्टनरशिप वहाँ पे खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। अब मन में डाउट आएगा कि सर बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग मैं बताया था पहले भी, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे डी ABCD पार्टनर है, सोच लो डी रिटायर हो गया या डी का डेथ हो गया, तो यहाँ पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, हियर द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। अब A, B और C चाहें तो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाकर
दे कैन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक बार पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गया किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या किसी के पार्टनर के डेथ, किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के वजह से। क्लियर है? इंसॉल्वेंट याद है, जो कि अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकेगा, है ना, जिसके पास उतना एसेट्स ही नहीं है कि वो अपने सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, ऐसे पार्टनर को बोलते थे इनसॉल्वेंट, राइट। और एक यहाँ पे वर्ड लिखा इनकैपेसिटी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इनसॉल्वेंट, है ना, डेथ भी समझ में आ गया। व्हाट इज इनकैपेसिटी? इनकैपेसिटी का मतलब होता है अब वो सक्षम नहीं है, अब वो एबल नहीं है कि वो बिजनेस में काम कर सके, बिजनेस में डिसीजंस ले सके। अब वो इनकैपेसिटी कोई भी वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इलनेस है, कोई डिजीज है, कोई इंजरी है, अब वो कैपेबल नहीं है जो पहले करता था वो करने पे, दैट इज कॉल्ड एज इनकैपेसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक स्पिन बॉलर है, अब उसका उंगली फ्रैक्चर हो गया, तो इट इज सिंपल कि नाउ ही इज इनकैपेबल, मतलब जो काम वो पहले करता था अब नहीं कर सकेगा, दिस इज इनकैपेसिटी, ठीक है। तो इनकैपेसिटी कोई एक्सीडेंट, कोई डिजीज, कोई इलनेस, ओल्ड एज, कोई भी वजह से हो सकता है, ठीक है। इनकैपेसिटी सिंपली मीन्स नॉट कैपेबल, अब वो कैपेबल नहीं है वो काम करने के लिए जो काम वो पहले कर सकता था। क्लियर है? देखना, तो जैसे हम लोग का एग्जांपल दे दूंगा, जैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से, जैसे हम लोगों का इंश्योरेंस होता है, जैसे ह्यूमन इंश्योरेंस होता है कि हम किसी का भी डेथ हो गया तो हमारे फैमिली मेंबर्स को जो है पैसा मिलेगा, है ना। सिमिलरली जैसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे एक स्पिन बॉलर है, फिंगर स्पिनर है लेट से, तो वो अपने फिंगर का इंश्योरेंस करवाता है, पता है, दे हैव ए इंश्योरेंस ऑफ देयर फिंगर्स। अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है जिससे उनके फिंगर्स डैमेज हो जाए, तो उनका तो करियर खत्म वहीं पे, है ना। जिंदगी भर क्या खेलें, क्रिकेट खेलें, एक ही चीज़ तो आता है, सोच लो कुलदीप यादव है, क्या आता है उसको, एक ही चीज़ आता है, क्रिकेट खेलना। अब अगर उसका फिंगर डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब वो स्पिन बॉलिंग अगर नहीं कर सकता, करियर कम्स टू एन एंड, करियर खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर है या एक ओरेटर है, क्या जानता है, पढ़ाने जानता है खाली, सब उसका वॉइस चला गया, खत्म करियर, है कि नहीं, बताओ। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा, मैं वॉइस चला गया सपोज, टीचिंग करियर कम्स टू एन एंड, वहीं पे खत्म हो गया करियर ना। वैसे ये जो जो काम करता है, अगर उस काम को वो नहीं कर पाएगा, दैट इज इनकैपेसिटी। क्लियर है? देखना, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन का मतलब फॉर्म को बंद करना, क्लोज करना, ऑफ द फॉर्म एनी टाइम ही डिजायर्स सो। एक तो डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, इनकैपेसिटी हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं हुआ, अपने इच्छा से बंद करना चाहें तो भी हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी पार्टनर है, डी बोल रहा है कि और मुझे कंटिन्यू नहीं करना, बंद कर दो, तो हमको फिर बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, डी चला जाएगा। अब ए बी सी चाहे, अगेन बार बार वही बात बोल रहा हूँ, वो चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कोई मना ही नहीं है, पर एक बार ए बी सी डी वाला जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोग पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं, जितना जितना भरोसा लोग कंपनी पे करते हैं, क्योंकि कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपनली डिस्क्लोज करता है, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, कितना का एसेट्स है, कितने के लाइबिलिटीज है, सब कुछ ओपनली सबको इन्फॉर्म करता है। लेकिन पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं पार्टनरशिप बिजनेसेस के ऊपर। तो देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस in case of partnership, right? देखना, the public has less trust and faith in partnership firm because the accounts and annual reports of partnership firms are not published. Clear है ये?
क्योंकि ये पब्लिश नहीं होता है, इसीलिए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम है। क्लियर है? नेक्स्ट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? पिछले क्लास में पढ़े थे, कौन बताएगा व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? एक दिन तो बताओ व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी। क्या था इक्षित म्यूचुअल एजेंसी? सही है, अभी तक तो पूरा सही है, आगे बताओ। वो खुद और दूसरे भी लायबल होंगे। ठीक, वेरी गुड, बैठो। तो म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी का मतलब था एक जन प्रिंसिपल है, दूसरा जन एजेंट है। मतलब एक जन एम्प्लॉयर जैसे प्रिंसिपल, और एम्प्लॉय हो गया एजेंट। एम्प्लॉय कुछ भी गलती करेगा, एजेंट कुछ भी गलती करेगा, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल भी लायबल होगा, राइट। अब जैसा बताया था म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में, तो मैं बोला था कि ओनर जो है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट और प्रिंसिपल कैसे है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तेरा जैसे तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग समझ में आ गया? एजेंसी का मतलब समझ में आ गया? एजेंसी का मतलब है एक जन प्रिंसिपल है, मतलब मालिक है, और दूसरा आदमी एजेंट है, एम्प्लॉई है, नौकर है। अगर एम्प्लॉई कुछ भी गलती करे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? माय प्रिंसिपल, एम्प्लॉयर। ठीक है। अब एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर ए कुछ भी गलती करे तो ए तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ बी और सी भी जिम्मेदार हैं। तो यहां ए हुआ एजेंट और बी और सी हुए प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है एजेंट के लिए। तो यहाँ पे ए एजेंट है तो बी और सी प्रिंसिपल है। सिमिलरली अगर बी कुछ गलती करे तो बी के लिए ए और सी भी जिम्मेदार है। तो अगर बी एजेंट है तो ए और सी प्रिंसिपल है। और अगर सी कुछ गलती करे तो उसके लिए ए और बी भी जिम्मेदार होंगे। तो मतलब हर पार्टनर एजेंट भी हो रहा है और प्रिंसिपल भी हो रहा है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब कॉमन, दोनों होना। तो म्यूचुअल फ्रेंड, दोनों के फ्रेंड होना। वैसे म्यूचुअल एजेंसी दोनों होना, प्रिंसिपल भी होना और एजेंट भी होना। ठीक है। तीनों ही जिम्मेदार होंगे, हाँ। अगर किसी और का भी गलती है, हमारे एम्प्लॉय का गलती है, तो हमारा एम्प्लॉय हुआ एजेंट, हम तीनों हुए प्रिंसिपल, तो हम तीनों लायबल होंगे। ठीक है। तो एक पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। प्रिंसिपल कैसे है? बाकी लोग कुछ गलती करेंगे तो हम लायबल होंगे, तो हम प्रिंसिपल हुए। और हम कुछ गलती करेंगे तो बाकी लोग भी लायबल होंगे, तो हम एजेंट हुए, बाकी लोग प्रिंसिपल हुए। ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है म्यूचुअल एजेंसी होना, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे बी गलती किया, बी की गलती की वजह से नुकसान हुआ, तो ये नुकसान ए को भी सहना पड़ रहा है, सी को भी सहना पड़ रहा है नुकसान। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा डिमेरिट है पार्टनरशिप का कि देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी, राइट। देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी, बहुत बड़ा डिमेरिट है। बाकी लोग गलती करने से हम भी लायबल हो रहे हैं, जबकि हमारा कोई गलती ही नहीं है, बट फिर भी हम जिम्मेदार हैं। क्लियर? देखना, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। एक पार्टनर कुछ भी करे तो बाकी लोग भी उसको बाइंडिंग होगा, मतलब बाकी लोग को भी वो मंजूर होगा। ठीक है। अगर एक कुछ भी गलती करे, एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे, जैसे ए कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया किसी के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए तो मानेगा ही, बी और सी को भी मानना पड़ेगा। ठीक है। ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है, म्यूचुअल का मतलब दोनों होना, प्रिंसिपल भी होना
और एजेंट भी होना, ठीक है। द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। एक भी पार्टनर कुछ भी गलती करे तो खुद तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ बाकी लोग भी जिम्मेदार होंगे। क्लियर है ये? तो दिस इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट merits and demerits of partnership. क्लियर है इतना? तेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। दो तरीके से हम पार्टनरशिप फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम। तो टाइम के हिसाब से तीन टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, तीनों का मीनिंग समझते हैं पहले। व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल, व्हाट इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप and what is particular partnership। ठीक है, तीनों का पहले मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब इच्छा, करेक्ट। तो विल का मतलब है इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब तीन लोग पार्टनरशिप में एंटर किए हैं, सपोज ए बी एंड सी, और उसमें लिखा हुआ है कि जब तक उनका इच्छा होगा तब तक वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कितना साल तक बिजनेस करेंगे। जब तक इच्छा होगा, जब तक मन होगा, जब तक हमारा बनता होगा, तब तक हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। जब किसी भी पार्टनर का इच्छा नहीं होगा कंटिन्यू करने का, तो वो बता सकता है, उस दिन पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ए को कभी मन नहीं है कि और मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ए बोल सकता है बिजनेस बंद कर देंगे। बी और सी अपना फिर कंटिन्यू करें, वो अलग बात है। ठीक है, बी या सी कोई भी कभी भी चाहे तो नोटिस दे सकता है कि अब मैं कंटिन्यू और नहीं करना चाहता, अब मेरा इच्छा नहीं और इसमें पार्टनर रहने का, तो पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया पहला पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, जहां पे पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कब तक बिजनेस करेंगे। जब तक पार्टनर्स का इच्छा होगा, जब तक उनका मन होगा, जब तक उनका बनता होगा आपस में, तब तक वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, और जब उनका मन होगा तब उसको वो बंद कर सकते हैं। क्लियर है? अगर तीनों पार्टनर चाहे तो वो 2 साल में भी बंद कर सकते हाँ बिल्कुल, 2 साल में भी बंद कर सकते हैं और 5 साल से आगे भी लेके जा सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, मतलब पहले भी कर सकते हैं और आगे भी ले जा हैं। अगर सकते हैं। 5 साल से आगे करना हो तो फिर से पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा। नहीं, उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, फिक्स फिर से बनाने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, पहला समझ में आया पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। नाम से पता चल रहा है पार्टनरशिप करते वक्त डिसाइड कर लिए कि 5 साल तक बिजनेस करेंगे। आज ए बी सी पार्टनर बन रहे हैं और डिसाइड हो गया कि 5 साल तक बिजनेस करेंगे एक साथ। तो जब पार्टनरशिप बनाते वक्त ही डिसाइडेड है कि कितना दिन तक पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है व्हाट इज फिक्स्ड पीरियड? नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड पीरियड मतलब पहले से डिसाइडेड है कि कितना दिन तक पार्टनरशिप जो है वो हम चलेगा, कितना दिन कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया ये? तो पहला हो गया अनलिमिटेड टाइम, जब तक मन होगा, जब तक इच्छा होगा, जब तक हमको कंटिन्यू करना है, वी कैन कंटिन्यू। दूसरा हो गया फिक्स पीरियड। तो अगर 5 साल तक बोले थे तो क्या पहले बंद कर सकते हैं? यस, चाहे तो कर सकते हैं। क्या उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है देखना। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए पार्टनरशिप बनाया गया है। जब वो काम ही खत्म हो जाएगा तब पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बी और सी मिलकर डिसाइड किए कि धनुयात्रा में गुपचुप का ठेला लगाएंगे। गुपचुप का ठेला लगाएंगे ए बी और सी मिलके। धनुयात्रा खत्म, ठेला खत्म, पार्टनरशिप खत्म। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर
काम करने के लिए पार्टनर बने हैं। जब वो काम ही खत्म हो जाएगा तब पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। जैसे ए बी और सी मिलके डिसाइड किए कि एक 50 एकड़ का जगह में अपार्टमेंट बनाएंगे, अपार्टमेंट बन के कंप्लीटेड, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। क्लियर है? ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर? तो 3 टाइप का पार्टनरशिप होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ड्यूरेशन। ये किसके बेसिस पे है? ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे। ठीक है, 3 हो गया। पहला हो गया एट विल, दूसरा फिक्स पीरियड, तीसरा हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, रिपीट कर देना फटाफट से। पार्टनरशिप एट विल का मतलब कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कितना दिन तक कंटिन्यू करेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं डिसाइडेड है। अपने इच्छा से पार्टनर बने हैं, अपनी इच्छा से बंद करेंगे। दैट इज पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, दूसरा हो गया फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का मतलब पहले से डिसाइडेड है कि इतने साल तक पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स पीरियड। नाम से पता चल रहा है पार्टनर बनते वक्त डिसाइडेड है कितना दिन तक पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा। ठीक है, और थर्ड हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप बनते वक्त कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए पार्टनर बने हैं। जब वो काम ही खत्म हो जाएगा तब पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। जैसे ए बी सी मिलकर डिसाइड किए कि इस जगह में अपार्टमेंट बनाएंगे, जब वो अपार्टमेंट बन के तैयार हो गया तब पार्टनरशिप भी वहां पे खत्म हो गया। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। क्लियर है? इतना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी इसको लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पर्टिकुलर में आएगा। हाँ, कोई 4-5 लोग मिलकर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।